बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत खेत खलिहान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। खेत खलिहान में हर रोज़ आपके लिए नई नई जानकारी हम लेकर आते हैं। आज के कार्यक्रम की अगर बात की जाए, आज आपको हम जानकारी देंगे बेल वाली सब्जियों की खेती के बारे में और बात होगी उर्वरक प्रबंधन की। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। किसान बहनों भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं बेल वाली सब्जियों की। आगामी मौसम की अगर बात की जाए, इसमें क्या कुछ विकल्प आपके पास हैं अगर आप कद्दू वर्गीय यानी बेल वाली सब्जियां लगाना चाहते हैं तो, और किस तरीके से उनकी खेती आपको करनी होगी, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा बारिश का मौसम जो है आ चुका है, और अगर हम बेल वाली फसलों की बात अगर हम करें तो जो बेल वाली फसलें होती हैं, इसमें जो कद्दू वर्गीय जो फसल हैं उसमें तमाम प्रकार के हैं, जैसे खीरा है, लौकी है, करेला है, तोरी है या पेठा है, सीताफल या कद्दू है। और ये सभी फल जो होते हैं इनमें जो पानी की मात्रा होती है वो काफ़ी होती है, यानी 90 से 95% इसमें पानी होती है, जिसके कारण से ये काफ़ी सुपाच्य भी होता है और बच्चे बूढ़े सभी के खाने के लिए ये काफ़ी उपयोगी होता है। और किसान भाइयों के लिए सबसे अच्छी बात है कि इसका वो पूरे वर्ष में 2 से 3 बार अलग अलग मौसम में लगा के और अगेती लगा के, पछेती लगा के वो अधिक मुनाफा कमाते हैं। आमतौर पे किसान भाइयों को ये बताया जाता है कि जो भी अगर हम बरसात की मौसम की जब हम ये फसल लगाते हैं तो जिन इलाकों में बारिश प्रारंभ हो जाती है उसके बाद इन फसलों की हमें बिजाई करनी चाहिए। अभी तो पूरे उत्तर भारतीय जो इलाका है, मैदानी इलाका, सब में बारिश आ चुकी है और सभी जगह किसान भाई या तो इसकी बिजाई प्रारंभ कर चुके होंगे या इसकी बिजाई कर रहे होंगे। मैं किसान भाइयों आपको बताना चाहूँगा कि हमें 2-3 बातों का बिल्कुल विशेष ख्याल रखना है, क्योंकि जो इन सब्जियों की बात हम कर रहे हैं ये बेल वाली, ये जब आप गर्मी के मौसम में लगाते हैं तो थोड़ी हमें अलग विधि से लगाते हैं। गर्मी के मौसम में हम क्या करते हैं कि ये बेल जो होती है इसको नीचे हम ज़मीन पे फैलने देते हैं, लेकिन जब हम बारिश के मौसम में लगाते हैं तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि बेल जो है वो ज़मीन पे ना फैले। यानी अगर आप मचान बना के अगर इन सब्जियों का उत्पादन लेंगे तो आपकी जो फसल बनेगी उसकी उत्पादकता भी अच्छी होगी और उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होगी। अब हमें ये ध्यान रखना है कि हमें किस प्रकार से हम पहले खेतों की तैयारी करें। सबसे पहले हमें ये ध्यान देना है कि जब भी आप किसी भी खेत में कर रहे हैं तो उसका जो पीएच का मान है वो लगभग 6 से 6.5 होना चाहिए, और रेतीली मिट्टी है या दोमट मिट्टी है वो इन सभी प्रकार की जो कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं इनके लिए बिल्कुल उपयुक्त होती है। कभी भी आपको ऐसे खेत का चुनाव नहीं करना चाहिए जिसमें बारिश के मौसम में जल के ठहराव की आशंका हो, यानी जल निकासी की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। थोड़ी भी अगर जल अगर कहीं जड़ के किनारे अगर लग जाता है तो ये जो कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं ये तुरंत में पीली हो जाती हैं, या अगर ये फूल आ रहे हैं तो फूल भी पीले हो जाते हैं और इवन फलन भी इसमें नहीं हो पाता है। अब हमें ये ध्यान रखना, बिल्कुल गहरी जुताई आप कर लें। गहरी जुताई करने के बाद जब आप खेत को बिल्कुल समतल कर लेते हैं उसके बाद हम आम तौर पे नाली बना के इसकी बिजाई हम करते हैं। हमें नाली किस प्रकार से बनानी चाहिए? हमें कम से कम, चूँकि ये बारिश का मौसम है इसलिए थोड़ी गहरी नाली बनानी चाहिए। हमें 40 से 45 सेंटीमीटर गहरी और 30 से 35 सेंटीमीटर चौड़ी नाली हमें बनानी चाहिए। नाली बनाने के बाद हम दोनों तरफ इसकी हम बिजाई कर सकते हैं। जब हम बनाते हैं नाली, एक नाली से दूसरे नाली की बीच की जो हम दूरी रखते हैं उसमें हम देखते हैं कि हम कौन सी फसल ले रहे हैं। जैसे अगर हम खीरा लेते हैं तो उसकी बढ़वार कम होती है, तो एक नाली से दूसरे नाली के बीच की दूरी जो है खीरा, करेला, इनके लिए हम 1.5 मीटर के आसपास रख सकते हैं। लेकिन अगर हम लौकी लेते हैं या हम कद्दू सीताफल लेते हैं या हम जो तोरी है ये लेते हैं या पेठा लगाते हैं तो उसमें हम इनकी बढ़वार अधिक होती है, इसलिए उसमें एक नाली से दूसरे नाली के बीच की जो दूरी है वो 2.5 मीटर से 3 मीटर तक हमको रखनी चाहिए। इसी प्रकार जो पौधे से पौधे की दूरी होती है उसमें भी जैसे जो कम बढ़वार वाली फसलें हैं उनमें हम करीब 40 से 45 सेंटीमीटर की दूरी रखते हैं, और जो अधिक बढ़वार वाली फसल है उसमें हम 50 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर तक
हम रखते हैं। एक चीज़ और हमें ध्यान रखना है कि जो बारिश का मौसम होता है इसमें पौधे की बढ़वार थोड़ी अधिक होती है गर्मी के मौसम की अपेक्षा। दूसरी चीज़ हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जिस प्रकार से हम लगाएं जिससे कि पौधों को ऊपर जो हम मचान बनाते हैं उस पर चढ़ाने में हमें आसानी हो। मचान बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो हम जो भी लकड़ी आपके पास है या बांस का मचान बना सकते हैं, या कई किसान भाई जिस खेत में इसकी खेती करते हैं तो वो बिल्कुल किनारों पे लोहे के पाइप लगा देते हैं और एक लोहे के पाइप से दूसरे लोहे के पाइप के बीच में लोहे की रस्सी या जो तार होती है या जो धागा होता है नायलॉन का या प्लास्टिक का या सुतली किसी प्रकार से उसको बनाते हैं और उस पर पौधों को चढ़ा देते हैं। जब हमारे पौधे उस पर चढ़ते हैं तो उसमें सबसे जो फ़ायदा होता है कि जो आपके जब फल बनेंगे वो फल मिट्टी में नहीं सटेंगे। तो जब मिट्टी में नहीं सटेंगे तो एक तो उनकी गुणवत्ता अच्छी होगी, फल में सड़ने की संभावना कम होगी और जो रोग वो कीड़े आएंगे वो भी काफ़ी कम आएंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आप किन प्रजातियों का चुनाव करें। कि जो गर्मी की मौसम होती है और इसमें जैसा मैं आपको बताया जो बारिश के समय में क्या होता है कि गर्मी भी अधिक होती है और नमी की मात्रा भी अधिक होती है। तो अगर मौसम में अगर नमी हो और गर्मी भी अधिक हो तो बहुत सारी बीमारियां जो होती हैं, जैसे इन सब्जियों के लिए डाउनी मिल्ड्यू एक बीमारी होती है, वो काफ़ी अधिक मात्रा में आती है। जब भी मौसम में नमी की मात्रा अधिक होती है और ये पूरे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक ये मौसम ऐसा ही बना रहता है, तो हमें आमतौर पे ऐसी प्रजातियों का चुनाव करना चाहिए जिसमें जो डाउनी मिल्ड्यू है वो कम से कम आती है। जैसे अगर बारिश के मौसम की हम बात करें तो खीरा में आप हमारे संस्थान की प्रजाति पूसा बरखा ले सकते हैं। इसी प्रकार करेला में पूसा औषधि ले सकते हैं या पूसा दो मौसमी ले सकते हैं, या कुछ नए हाइब्रिड प्रजातियां आई हैं पूसा हाइब्रिड 2 या पूसा हाइब्रिड 4 ले सकते हैं। लौकी की अगर हम बात करें तो अगर आप लंबी लौकी लगाना चाहते हैं तो पूसा नवीन, पूसा समृद्धि या पूसा हाइब्रिड 3 का चयन कर सकते हैं। अगर आप नाशपाती के आकार की एक लौकी होती है तो पूसा संतुष्टि का आप लगा सकते हैं। जो पहाड़ी इलाके में जहाँ लगाते हैं, जहाँ गोल लौकी चलती है, वहाँ पूसा संदेश भी लगा सकते हैं। अगर हम तोरी की बात करें तो अगर आप चिकनी तोरी अगर लगाना चाहते हैं तो आप पूसा स्नेहा लगा सकते हैं, या एक नई अभी हाइब्रिड प्रजाति आई है पूसा श्रेष्ठा। धारीदार तोरी के लिए आप पूसा नूतन ले सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम सीताफल की बात करें तो उसमें पूसा विश्वास है, पूसा विकास है या पूसा हाइब्रिड 1 है। कुछ किसान भाई इस मौसम में पेठा भी लगाते हैं, जो सफ़ेद वाला पेठा होता है जिसका हम प्रोसेसिंग यानी हम मुरब्बा या पेठा भी बनाते हैं। तो उसमें आप हमारे संस्थान की प्रजाति पूसा उज्ज्वल या पूसा श्रेयाली है, पूसा उर्मी है, और कुछ जगहों पे सब्जी पेठा यानी इसकी सब्जी भी बनती है तो उसके लिए पूसा सब्जी पेठा ले सकते हैं। हमें बीज भी उसी हिसाब से जो बीज की मात्रा होती है, जैसे अगर हम खीरा लगाते हैं तो इसमें सिर्फ 2.5 से 3 किलो की आवश्यकता होती है, लेकिन अगर आप लौकी लगाते हैं तो आपको कम से कम 4 से 5 किलो बीज चाहिए। तोरी के लिए भी 4 से 5 किलो चाहिए। करेला में चूँकि आप देखते हैं कि बीज का आकार थोड़ा बड़ा होता है और करेला को फुला के अगर हम लगाएं यानी बीज को अगर हम रात भर हम भिगो के लगाते हैं तो उसका अंकुरन अच्छा होता है। जितनी भी अगर सब्जियां उसमें लेकिन हमें बीज की मात्रा थोड़ी अधिक रखनी है, उसमें करीब हमको 5 से 6 किलो रखनी है। करेला के लिए हमको रखना है, या हमको जो पेठा लगाते हैं उसमें हमको 5 से 6 किलो रखना है। अगर हम बीज को अगर हम रात भर अगर हम भिगो देते हैं, और ख़ास करके चूँकि हमें उपचार भी करना होता है बीजोपचार, तो अगर हम पानी में अगर हम बेबिस्टिन मिला लें जैसे 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से, और उसमें अगर हम बीज को फुला दें और थोड़ी देर के लिए फिर बीज को निकाल के और हम सूखे में अगर हम जहाँ पे छाया वहाँ पे हम सुखा के अगर हम खेतों में लगाते हैं तो एक तो उस पर जो अंकुरण भी अच्छा होता है और जो फफूंद नाशक जो बीमारियां फफूंद से जो उत्पन्न बीमारियां होती हैं, जो मृदा से उत्पन्न होती हैं, उनका भी संभावना कम होती है। जब आप अंतिम बार खेतों का बिल्कुल मेड़ बनाते हैं उस समय में आपको ध्यान देना है कि उससे पहले चूँकि जो भी हम पोषक तत्व डालते हैं तो सारी जो गोबर की खाद हम आमतौर पर किसान भाइयों को बताते हैं कि आपको पहले अपनी मृदा का परीक्षण करना चाहिए। उसके बाद आमतौर पे 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हमें गोबर की खाद डालनी है। गोबर की खाद आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आपको बिजाई होनी है उससे कम 1 महीना पहले अगर खेत में पड़ जाए तो अच्छी तरीके से सड़ जाता है।
उसके बाद जब आप नाली जिस समय में बना रहे हैं उस समय अगर आपके पास ट्राइकोडर्मा अगर उपलब्ध है तो अच्छी क्वालिटी का अगर हम ट्राइकोडर्मा लेते हैं और उसको बिल्कुल कुछ जो सड़ी हुई गोबर की खाद है, जैसे अगर 50 केजी सड़ी हुई गोबर की खाद का जो मिश्रण है उसमें अगर हम 5 किलो ट्राइकोडर्मा मिला के और उन नालियों में हम डाल देते हैं, या जहाँ पे हम थाला बनाते हैं, जहाँ पे हम बिजाई करते हैं, वहाँ पे हम डाल के अगर हम उसको हम बीज लगाते हैं तो 15 से 20 या 25 दिन तक जितनी भी बीमारियां हैं, जो फफूंद वाली बीमारियां हैं और मृदा जनित बीमारियां हैं, उन बीमारियों के आने की संभावना कम होती है। चूँकि ये बिजाई का समय है, लेकिन बाद में आने वाले जो कीड़े या रोग आपको नुकसान करेंगे उनके बारे में भी एक दो बातें मैं बताना आवश्यक समझता हूँ। सबसे पहली चीज़ है कि चूँकि बारिश के मौसम में क्या होता है, जो वायरस जनित बीमारियां हैं, और चूँकि वायरस के लिए आजकल आप सभी लोग जानते हैं कि वायरस का कोई कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन वायरस को अगर हम पहले से चाहें तो उसका हम बचाव कर सकते हैं। बचाव आप कैसे करेंगे? जैसे आप कोरोना के लिए आपको बताया गया है कि आपको अपने आप को एक दूसरे से अलग रखना है, इसी प्रकार अगर आप आपके खेत को अगर हम आइसोलेट कर दें, कैसे हम आइसोलेट करेंगे? आप अपने खेत में जैसे आपने कद्दू लगाया है उससे पहले ही खेत के बाउंड्री पे चारों तरफ अगर आप मक्का लगा देते हैं, आप स्वीट कॉर्न लगा सकते हैं, बेबी कॉर्न लगा सकते हैं, या कोई भी मक्का जो बरसाती मक्का है, अगर उसकी 2 लाइन अगर आप लगा देते हैं तो ये जो सफ़ेद मक्खी जो वाइट फ्लाई होती है, ये जब आएगी तो जो मक्के के पौधे होते हैं उसमें रेसे रेसे होते हैं, आप देखते हैं उनके पत्तों पे ट्राइकोम्स होते हैं, तो ये सफ़ेद मक्खी उस पर चिपक जाते हैं और ये आपके खेतों पे वायरस को नहीं पहुंचा पाते हैं। इस प्रकार से जो आपका खेत है उसमें वायरस जनित बीमारियां आने की संभावना कम होगी। बाद में भी जब ये पौधे बड़े होते हैं और अगर कभी आपको स्प्रे करने की ज़रूरत भी पड़ती है तो आप अपने खेत में स्प्रे करने के बाद अगर मक्के के पेड़ पे बाद में कर देते हैं तो जो भी अगर खेत में थे इनसे उड़ के अगर मक्के पे बैठेंगे और मक्का को अगर आप स्प्रे कर देंगे तो सारी ख़त्म हो जाएंगी। इस प्रकार से आगे जब आपको अगर बीमारियों से बचाना है उसमें आपको मदद मिलेगी, खास करके चूँकि इस मौसम में वायरस जनित बीमारियाँ काफ़ी होती हैं। मक्के का दूसरा भी फ़ायदा होता है, क्योंकि आपको पता है कि जो फल मक्खी आती है उससे भी ये मक्का जो है आपको बचाने में बाद में मदद करेगा। इसीलिए हम सभी किसान भाइयों का जिनका खेत अगर बहुत बड़ा हो तो वो 10-15 नाली के बाद बीच में भी 1-2 लाइन मक्का को लगा सकते हैं। इससे भी आपका काफ़ी फ़ायदा होगा और आपका कोई नुकसान नहीं होगा। मक्का का आप भुट्टा भी बेच सकते हैं। इसके बाद मैं किसान भाइयों आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हमें चूँकि बारिश के मौसम में खरपतवार का जो प्रबंधन है इसके भी हमें ध्यान देना है। जैसे जब आपने बिल्कुल नाली अपनी बना ली और आप 2 दिन बाद अगर बिजाई करने वाले हैं, उससे पहले अगर आप जो खरपतवार नाशी होता है, जो हम हर्बिसाइड जिसे कहते हैं, पेंडिमिथिलिन है, इसका आप करीब 2 से 3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में इसका घोल बना लें और 1 एकड़ में करीब 200 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। और जो आपने नालियाँ बनाई हैं, इन नालियों को अच्छे से उस पर उसका छिड़काव कर दें। सिर्फ नालियों पे हमें छिड़काव करना है। नालियों पे अगर आप छिड़काव करेंगे तो 30-35 दिन तक कोई भी खरपतवार नहीं आएंगे। इससे क्या होगा, एक तो आपको खरपतवार नहीं करना क्या प्रबंधन में आसानी होगी, दूसरा जो आपके पौधे निकलेंगे वो काफ़ी स्वस्थ निकलेंगे और उनको जो खरपतवार से कंपटीशन नहीं होगा तो उनकी जो शुरू में जो उनकी शुरुआती वृद्धि होगी वो काफ़ी अच्छी होगी। इसके साथ साथ जो पौधे 20 से 25 दिन तक होते हैं उस समय में एक लाल रंग का कीड़ा आता है, वो काफ़ी हमें नुकसान पहुंचाता है, जिसे हम रेड पंपकिन बीटल कहते हैं। अगर खरपतवार अगर आपके खेतों में रहेंगे तो ये समस्या ज़्यादा होती है, किंतु अगर उसके बावजूद अगर कुछ कीड़े अगर आते हैं रेड पंपकिन बीटल, तो हमें ये ध्यान देना है कि बिल्कुल सुबह सुबह यानी जब सूरज की रोशनी पड़ती है उसी समय या उससे पहले अगर आप एक दवा आती है कार्बोसल्फान, इसका आप 2 ml जो है 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में इसका घोल बना के और सुबह सुबह अगर इसका छिड़काव करते हैं, क्योंकि उस समय में ये जो होते हैं वो पत्ते पे बैठे रहते हैं और ये जो इंसेक्टिसाइड होता है ये कांटेक्ट है, यानी जब पौधा पे बैठा हुआ है कीड़ा तब अगर उस पर अगर हम छिड़काव करते हैं तो ये मर जाता है। अगर आप दिन के समय करते हैं तो फिर आपका जो इंसेक्टिसाइड है वो उतना इफेक्टिव नहीं होता है और कई बार ये कीड़े नहीं मरते हैं और काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि ये कीड़ा 2-3 दिन के अंदर पूरे सभी पत्तों को खा सकता है और बाद में आपकी पौधे की जो वृद्धि होगी वो काफ़ी कम हो जाती है। कई बार उसका जो ऊपरी सिरा होता है उसको भी ये काट देते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप तमाम चीज़ों को अगर शुरू से ही अगर रखते हैं तो आने वाले समय में आपकी जो फसल होगी वो काफ़ी अच्छी होगी और आपका मुनाफा भी काफ़ी अच्छा होगा। और इसी के साथ ही खेत खलियान में यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर।
पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत खेत खलिहान में। अब चलिए बात करते हैं उर्वरक प्रबंधन की। जी हाँ, हम सभी जानते हैं जो खाद है, उर्वरक है, इसका संतुलित मात्रा में उपयोग करना सही रहता है, लेकिन हमारे किसान जानकारी के अभाव में ज़्यादा मात्रा में इसका इस्तेमाल करते हैं। और अगर आप इसको सही तरीके से इसका प्रबंधन करेंगे, इसकी लागत को सही जानेंगे, सही से इस्तेमाल करेंगे, तो ना सिर्फ आपकी जो लागत है वो भी बची रहेगी, बल्कि आपकी जो गुणवत्ता है फसल की वो भी अच्छी होगी। तो आइए जान लेते हैं इसी के बारे में और ज़्यादा जानकारी। हमें क्यों जैव उर्वरक का प्रयोग कृषि में ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, इससे हमारे कृषि को, हमारी पैदावार को, हमारे पर्यावरण को कैसे लाभ मिलेगा, इस बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहूँगा। अगर हम फसलों का देखें तो हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की फसलें होती हैं, जैसे दलहनी फसलें, धान, गेहूँ, मक्का, मोटा अनाज जिसमें बाजरा, ज्वार आता है, फिर गन्ना है और कुछ तिलहन है। तो इन सब फसलों में हर प्रकार जो जितनी भी ये फसलें हैं, इसमें दूसरे दूसरे प्रकार के जैव उर्वरक प्रयोग में लाए जाते हैं। इसकी जानकारी किसान को, एक किसान भाई को होना बहुत ज़रूरी है कि उसको किस फसल में किस प्रकार का जैव उर्वरक इस्तेमाल करना चाहिए। तो यहाँ हम सबसे पहले दलहनी फसलों की बात करते हैं। दलहनी फसलें जैसे कि अरहर, चना, मूंग, उड़द, ग्वार और भी बहुत सारी हैं दलहनी फसलें। इन सब के लिए हम जो जैव उर्वरक का प्रयोग करते हैं उसे हम बोलचाल की भाषा में राइजोबियम कहते हैं। राइजोबियम एक ऐसा जीवाणु है जो कि हवा से नाइट्रोजन लेके उसको अमोनिया में बदलता है, जो कि पौधे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन राइजोबियम की एक ऐसी प्रवृत्ति है कि वो जो राइजोबियम अरहर में इस्तेमाल किया जाता है, वो राइजोबियम हम दूसरी दाल में नहीं इस्तेमाल कर सकते। इसलिए हर दाल के लिए अलग अलग राइजोबियम की प्रजाति इस्तेमाल में लाई जाती है। और राइजोबियम को हम जब जैव उर्वरक के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो इसको हम दलहनी फसलों के बीज के साथ उपचारित करते हैं। बीज उपचारित करने के लिए हमको 1 एकड़ के बीज में हम जो अगर पाउडर वाला है, सॉलिड है, तो उसके साथ हमको पहले 10% चीनी का घोल बनाना पड़ेगा। या तो हम गुड़ का घोल बनाते हैं या 10% चीनी का घोल बनाते हैं, जिसे हम अच्छी तरह से उबाल लेते हैं और फिर उसको ठंडा करते हैं। और 1 एकड़ के बीज पे जो पूरा पैकेट जो सॉलिड जैव उर्वरक है राइजोबियम का, उसको हम उस पर डाल के और उसमें हम 10% चीनी का जो उबाल के ठंडा किया हुआ जो घोल है, उसको हम थोड़ा थोड़ा करके पूरे बीज में हम उपचारित करते हैं। और उसको चारकोल बेस्ड ये बायो फर्टिलाइज़र है, जैव उर्वरक है, तो ये सारा बीज जो है काला हो जाएगा चारकोल लग के। और उस पर जो हम 10% का जो चीनी का घोल हम इस्तेमाल करते हैं, वो उसको चिपचिपा बनाता है और उस पर वो जो जीवाणु है वो अच्छी तरह से चिपक जाते हैं बीज पे। बाद में हमको इस 1 एकड़ के बीज को छाया में थोड़ी देर के लिए सुखाया जाता है। और जब भी हमें बुआई करनी है तो ये काम हम 2 घंटे पहले बुआई से करते हैं, जैसे हम कि उसको 1 घंटा छाया में सुखा लें और फिर हम उसको अपना बुआई कर दें, जैसे भी हम बुआई करना चाहते हैं। तो अब इससे, और अगर हम लिक्विड वाला जो हम यूज़ कर रहे हैं, द्रव्य जो फार्मूलेशंस आजकल आने लगी हैं बाज़ार में, राइजोबियम की भी आने लगी हैं और भी जैव उर्वरकों की आती हैं, इनके अंदर हमें 10% का जो चीनी का घोल है वो उसकी कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर पहले से ही उस प्रकार के केमिकल्स मौजूद होते हैं जो कि बीज पे जीवाणुओं को चिपकाने का काम करते हैं। जब ये हम जीवाणु को जब बीज से उपचारित करते हैं और जब इसकी बुआई करने के बाद जब जर्मिनेशन होता है, तो जो पहली जड़ें जो निकलती हैं
और ये जो राइजोबियम का जो जीवाणु उसके अंदर है वो जड़ों के साथ एक ऐसी एसोसिएशन बनाता है, और वो एसोसिएशन जब वो जड़ों के अंदर प्रवेश करके एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम नोड्यूल कहते हैं। ये नोड्यूल आपको हर दलहनी फसल में जब आप कभी जड़ से उखाड़ के देखेंगे तो आपको गोल गोल दाने, जैसे मस्से होते हैं उस तरह के दाने के रूप में आपको जड़ों पे नज़र आएगा। अगर आपको ऐसी जड़ें दिख रही हैं तो इसका मतलब है कि ये एक अच्छा निशान, एक हेल्दी साइन इसको हम बोलेंगे कि इसमें राइजोबियम की प्रचुर मात्रा थी सॉइल में और मृदा में, और उससे ये नोड्यूल बने हैं। इन नोड्यूल के अंदर जो राइजोबियम होता है वो जो हवा में नाइट्रोजन है उसको अमोनिया में कन्वर्ट करता है, जिसको, और अमोनिया वो नाइट्रोजन की फॉर्म है जो कि पौधा अपने अंदर लेता है और उसको बाद में प्रोटीन और अलग अलग चीज़ों में वो प्रयोग करता है। अगर हम दलहनी फसलों में राइजोबियम का प्रयोग करते हैं तो इससे हम कम से कम 25% नाइट्रोजन की खपत जो हम यूरिया के द्वारा या डीएपी के द्वारा देते हैं उसको हम कम कर सकते हैं। राइजोबियम जो सिर्फ दलहनी फसलों में इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही दूसरे जैव उर्वरक के नाम मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि अजोटोबैक्टर, अजोस्पिरिलम। ये दो ऐसे जीवाणु हैं जो कि बहुत सारी दलहनी फसलों के अलावा बहुत सारी फसलों में इनका हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे अजोटोबैक्टर एक फ्री लिविंग बायो फर्टिलाइजर है, मतलब फ्री लिविंग मतलब स्वतंत्र रूप से वो मृदा के अंदर नाइट्रोजन फिक्स करता है। उसको ना किसी दलहन फसल की जरूरत है ना किसी पौधे की जरूरत है। वो वैसे भी मृदा में अगर नाइट्रोजन नहीं है तो हवा से नाइट्रोजन लेके अमोनिया बनाता है अपने लिए। तो ऐसा अजोटोबैक्टर जो जैव उर्वरक है ये हम सब्जियों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, हर प्रकार की सब्जी में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो अजोस्पिरिलम जो जैव उर्वरक है ये हम गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा ऐसी फसलों के साथ एक एसोसिएशन बनाता है। उनकी जड़ों में घुस के ऐसी जगह ढूंढ के रहता है जहाँ पे थोड़ी ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। अगर हम धान की बात करते हैं तो धान, क्योंकि आपको पता है कि धान तो पानी में लगता है और वहाँ पे हमेशा एक फ्लडिंग जैसे कंडीशन रहती है जहाँ पे हमेशा पानी खड़ा रहता है। तो उस कंडीशन में हम ये जो सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया वाले के जो जैव उर्वरक होते हैं जैसे कि अजोटोबैक्टर, अजोस्पिरिलम, ये हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसकी जगह हम ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल का प्रयोग करते हैं जो नाइट्रोजन फिक्स करके पौधों को देते हैं। नील हरित शैवाल जो हम ये जो जैव उर्वरक बाज़ार में मिलता है ये आपको अजोला के साथ मिलता है। इसमें अजोला के साथ नील हरित शैवाल जो है वो एक एसोसिएशन बना के रहता है। अजोला एक ऐसा फर्न है, छोटा सा पौधा है जो कि आप धान के खेत में अगर डालेंगे तो वो अपने आप ही बहुत जल्दी फैल जाता है और उसकी जड़ों में नील हरित शैवाल अपना एक एसोसिएशन बना के रहती है जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करती है और पौधों को नाइट्रोजन उपलब्ध कराती है। तो अगर हम धान उगा रहे हैं, धान के लिए हमें नील हरित शैवाल वाला जैव उर्वरक लेना पड़ेगा। अगर हम अजोटोबैक्टर ले रहे हैं तो वो हम किसी भी सब्जी में प्रयोग कर सकते हैं, हम किसी भी फसल में प्रयोग कर सकते हैं। और अगर हम अजोस्पिरिलम प्रयोग कर रहे हैं तो हम गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा में इस्तेमाल कर सकते हैं। हर किसान भाई को मैं यही कहना चाहूँगा कि जीवाणु खाद आप जहाँ से भी खरीदें यह वो जगह प्रमाणित होनी चाहिए और शुद्धता होनी चाहिए। ये नहीं कि आप राइजोबियम ले रहे हैं चने का और उसके अंदर कुछ और है, तो ये आपको प्रमाणित संस्थानों से ही मिलेगा अच्छा जीवाणु खाद। इसके अलावा एक और जीवाणु खाद जो कि बहुत पॉपुलर है उसको हम माइकोराइजा बोलते हैं। ये माइकोराइजा एक तरह से जड़ों का एक्सटेंशन है। वो ये कई मीटरों तक जड़ों का फैलाव करती, जड़ों को नहीं फैलाती, खुद फैलती हैं और जड़ों के साथ एक एसोसिएशन बनाती हैं। तो दूर से भी जो न्यूट्रिएंट जो जड़ों के पास खत्म हो चुके हैं, दूर कहीं है, वो भी एब्जॉर्ब करके जड़ों तक पहुंचाती हैं। माइकोराइजा कम पानी में भी फसलों को बचाव करती हैं, बहुत नीचे से पानी खींच के ऊपर तक ले आती हैं, फास्फोरस को मोबिलाइज कराती हैं, जो न्यूट्रिएंट जो जड़ों के पास ख़त्म हो गए हैं लेकिन दूर हैं उनको वहाँ तक पहुँचाने का काम करती है। तो ये सारे बायो फर्टिलाइज़र किसान भाई अगर इस्तेमाल करें तो हमारी कृषि में कम से कम हम ये कर सकते हैं कि हम जो केमिकल फर्टिलाइज़र यूरिया, डीएपी वगैरह के फार्म में डालते हैं उनकी हम कम खपत करेंगे। इससे पर्यावरण को भी फ़ायदा होगा। और अगर हम जैव उर्वरकों के साथ फार्म यार्ड मैन्योर, कंपोस्ट वगैरह का इस्तेमाल हम खेती में करेंगे तो हम एक अच्छी ऑर्गेनिक खेती कर सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा किसान भाई से कि अगर आपको
पर्यावरण को बचाना है, अपनी खेती को बचाना है, अपनी मृदा को बचाना है, तो आप जैव उर्वरकों का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करिए। तो जाना आपने कितना फ़ायदा आपको मिल सकता है उर्वरक प्रबंधन अपनाकर, यानी खाद का सही इस्तेमाल करना क्यों ज़रूरी है, ये आपने जाना आज। इसके साथ ही कार्यक्रम में आपने जानकारी ली बेल वाली सब्जियों के बारे में, वहाँ भी किस तरीके से आप अच्छी उपज लेके अपने मुनाफे को बढ़ा सकते हैं। फिलहाल आज के लिए खेत खलिहान में बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।